समाजवादी का पीडीए है उससे मुस्लिम समाज अलग होके वो बसपा से जुड़ पाएगा? मुस्लिम समाज को जोड़ने का प्रयास मायावती इसलिए कर रही हैं कि उनको पता है कि दलित और मुस्लिम का गठबंधन होने से मायावती का आपने पूछा अगला प्लान क्या होगा, सी प्लान जिसको हम कहते हैं। सी प्लान में ये है कि दलित और ब्राह्मण, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जो बिहार चुनाव का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही। उसके बाद 2029 में अंत में यही बताइए कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की आप संभावना देखते हैं? ये सवाल तो बहुत दिन से गूंज रहा है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को संघ चाहता है, अमित शाह और मोदी नहीं चाहते हैं। नमस्कार, में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत। आमतौर से बसपा द्वारा जो मुस्लिम सम्मेलन हुआ है उस पर बातचीत करेंगे और समाजवादी की राजनीति पे बात करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ है एमपी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और राजनीति के बारे में अच्छे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुची, आपने हमको मौका दिया है। बताइए आप क्या जानते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बसपा ने जो सम्मेलन किया है, मुस्लिम सम्मेलन किया है, तो आपको क्या लगता है इससे जो समाजवादी का पीडीए है उससे मुस्लिम समाज अलग होके वो बसपा से जुड़ पाएगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है इसके पहले क्या कहते हैं कि वो दलित और पिछड़ा जोड़ों पे अभियान चलाया था। उनके कोऑर्डिनेटर और कार्यकर्ता जो है वो पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे। 29 अक्टूबर को मायावती ने लखनऊ में जो है मुस्लिम सम्मेलन बुलाया है और जो है मुस्लिम सम्मेलन बुला के मायावती ने कई चीजों को बोला। मायावती ने अपने 100 काम गिनाए। जो उनकी प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें उन्होंने 100 काम गिनाए। मायावती ने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम हमारे साथ आ जाए, बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाए, तो वो 2007 की तरह सरकार बना सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी का पूरा साथ दिया था, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। अगर वहीं मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया होता तो शायद वो सरकार बना लेती। मायावती ने यह भी इशारा किया कि 2007 में मुस्लिम समाज ने पूरा साथ नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा मोड़ा साथ दिया था कि उनकी सरकार बन गई थी। तो मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने सम्मेलन किया है, अब मुस्लिम समाज बसपा के साथ कितना जुड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में मुस्लिम समाज जो है वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ है। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ में है। क्योंकि मायावती अभी जैसे देखिए कि मुस्लिम समाज के खिलाफ लोग तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। अभी एक भाजपा नेता ने बयान किया, उस पर उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन उन्होंने ट्वीट में एक बार भी किसी भाजपा नेता का नाम नहीं लिया, भाजपा सरकार तक का जिक्र नहीं किया। जिसमें एक नेता ने बहुत घटिया बयान दिया था कि जो हिंदू लड़के हैं वो मुस्लिम लड़की को अगवा करें या मतलब ले आए तो हम उनको नौकरी देंगे। इतना घटिया बयान दिया था। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह है प्रयागराज के शहर पश्चिमी से विधायक, उन्होंने कहा गद्दी को रद्दी में बनाने आया हूँ। मतलब इन सब सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मायावती बोल तो देती है, लेकिन भाजपा का नाम लेने से डरती है। अब ये सब चीजें मुस्लिम समाज के कॉन्सेप्ट में रहता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमको बोलती रहती है, उल्टा सीधा बोलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया जाता, उसका नाम लेकर क्यों नहीं कहा जाता है। अब मुस्लिम सम्मेलन करना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि मुस्लिम समाज के कितने नेता आपके साथ में हैं। भाई जब नेता क्या होता है तो वो समाज की अगुवाई करता है। अभी देखिए आपके यहाँ सबसे बड़े नेता थे जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो आपके साथ नहीं है। अभी जो है एक नौशाद राइन थे, उनको जो है आपने पार्टी से निकाल दिया, जबकि वो बहुत बड़े नेता माने जाते थे बुंदेलखंड के। इस तरीके से मुस्लिम नेताओं का भाव है। जब तक नेता नहीं आप बनाएंगे, जब तक नेता लोग जो है जाके अपने समाज में बात को कहेंगे नहीं, और ऊपर से समाजवादी पार्टी जो है वो हर मुद्दे को उठाती है। लेकिन बसपा ने एक अच्छा प्रयास किया है कि मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास किया है, और उनका एक विश्वास है कि मुस्लिम समाज 17% है उत्तर प्रदेश में, कम नहीं होता। अगर 17% मुस्लिम उनके साथ आ जाए तो 9-10% उनका वोट है, और जो प्रत्याशी टिकट पाएगा उसको लेकर के। अभी आपको याद दिलाएं कि 2024 जब लोकसभा चुनाव बीता
तो तुरंत मायावती ने जो है कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को इतना टिकट दिया गया लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया, अब दोबारा इनको टिकट देने के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई ये सब गैर वाजिब बयान थे। आप खुद ही ऐसे ऐसे बयान दे देते हो, आज आप सम्मेलन कर रही हैं, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को जोड़ने का प्रयास मायावती इसलिए कर रही हैं कि उनको पता है कि दलित और मुस्लिम का गठबंधन होने से बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन एक तरफ मैसेज जो दूसरा जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हो। अब उन्होंने बोला तो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को हमेशा ठगा है। हालांकि मायावती ने बताया कि जब उनकी सत्ता थी तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, उनकी सत्ता थी तो सबको सम्मान मिलता था, कानून का शासन था। लेकिन अब मुस्लिम समाज इनसे जुड़ के पीडीएस से अलग हो जाएगा, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अभी जो है वो स्थिति नहीं बनी है, उत्तर प्रदेश की अभी वो स्थिति नहीं बनी है। तो आपको क्या लगता है कि बसपा का अगला प्लान क्या होगा? हाँ, आपने अगर मेरे पिछले वक्तव्यों को सुना हो तो मैंने कई कार्यक्रम बनाए थे। मैंने बसपा के ए, बी और सी प्लान बताए थे। ए प्लान में उनका यही था कि जो है दलित और पिछड़े समाज को जोड़ना, उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि पिछड़े समाज में अपने कार्यकर्ताओं को भेजा, पिछड़े समाज को जोड़ने का काम करें। लेकिन उन्होंने उसमें भी देखा कि पिछड़े समाज के जब तक नेता नहीं जुड़ेंगे, आप पब्लिक में किसके पास जाएंगे। पहले पिछड़े समाज में बहुजन समाज पार्टी के साथ पाल रहते थे, कुशवाहा रहते थे, पटेल रहते थे और तमाम ऐसी बिरादरी के लोग रहते थे जो ओबीसी क्लास के आते थे। लेकिन आज की तारीख में वो है नहीं, नेता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं पिछड़ा समाज, अच्छा एक एक आदमी घर आप जा नहीं सकते, एक एक आदमी को आप जोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि विश्वनाथ पाल को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन विश्वनाथ पाल जो है वो कितना जो है पिछड़े समाज में मान्य है। विश्वनाथ पाल को आपने बना दिया तो कुर्मी समाज से आपने किसको बनाया, और कुर्मी समाज में उतना बड़ा, अच्छा समाजवादी पार्टी ने भी तो क्या कहते हैं कि श्यामलाल पाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब ऐसी कंडीशन में वो तो दावा करेंगे कि हमारे साथ है। लेकिन कुल मिला के जो मास लीडर होते हैं पिछले समाज के वो नहीं है बहरहाल। लेकिन बसपा ने पहले ए प्लान में उसने जो है पिछले समाज को जोड़ा। बी प्लान हमने ये भी बताया था कि बी प्लान में बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलित और मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम करेगी। इस पर मायावती ने किया। आज जो मुस्लिम समाज की सम्मेलन किया, मुस्लिम भाईचारा कमेटियां बनेंगी। अच्छा, भाईचारा कमेटियों में क्या होता है, एक मुस्लिम कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, उसके पीछे जो है एक अपना जो आदमी लगा देते हैं, वो खुल के काम ही नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे खिलाफ जो है वो शिकायत हो जाएगी, बहरहाल कुछ भी हो। तो लेकिन फिर भी मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाने का संकेत मायावती ने दिया है, क्योंकि 2007 में जब मायावती आई थी सत्ता में तो उन्होंने इसी तरीके से भाईचारा कमेटियों को बना करके सत्ता हासिल किया था। मायावती का आपने पूछा अगला प्लान क्या होगा, सी प्लान जिसको हम कहते हैं। सी प्लान में ये है कि दलित और ब्राह्मण को जोड़ने का वो काम करेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा को उसकी अगुवाई करने के लिए कहा गया, उनके लड़के हैं कपिल मिश्रा, उनको अगुवाई करने के लिए कहा गया है। और 2007 में कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था, जिसकी वजह से 2007 में जो है उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की बनी। 2007 के बाद 2012 में जो है क्या कहते हैं कुछ ब्राह्मण समाज था भी उनके साथ, उनको कुछ सीटें मिली थी, 80-82 सीटें मिल गई थी विधानसभा की। लेकिन 2014 के बाद जो है ब्राह्मण समाज एकदम से जो है भाजपा के साथ चला गया। उसके बाद 2017 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहा, 2019 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहा, 2022 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहा, 2024 लोकसभा में भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहा। मायावती को यह लगता है कि 2007 की तरह जो है दलित और ब्राह्मण का एक गठबंधन बनाया जाएगा। जैसे हमने दलित पिछड़ा जोड़ने का प्रयास किया, दलित मुस्लिम जोड़ने का प्रयास अब चालू है। तो सी प्लान जो अगला प्लान आप कर रही हैं वो ब्राह्मण और दलित जोड़ने का प्रयास होगा। अभी तो 2027 में ज्यादा दिन है और ये देखे कितना काम करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगला जो सी प्लान है वो ब्राह्मण और दलित जोड़ने का। तो सर ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की आप राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए सुची, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दो ही गठबंधन है आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लड़ाई लड़ रही है। एक तो बीजेपी का गठबंधन है जिसको एनडीए कहते हैं, जिसमें सुहेल भारतीय समाजवादी पार्टी है और जिसमें जो है क्या कहते हैं कि अपना दल यस है और जिसमें निषाद पार्टी है और जैन चौधरी की पार्टी है।
उसके बाद अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो वो इंडिया गठबंधन है, जिसका जो है क्या कहते हैं अगुवाई समाजवादी पार्टी कर रही है कांग्रेस के साथ में। आज उत्तर प्रदेश में दो ही हैं, बाइनरी सिस्टम दिख रहा है। तो अखिलेश यादव की राजनीति कहीं से कमजोर नहीं हुई है, और अखिलेश यादव ने पिछले चुनावों से 2012 के बाद जो चुनाव हुए उससे उन्होंने सीख लिया है। उन्होंने गैर यादव बैकवर्ड को एक करने के लिए पीडीए बनाया। उन्होंने दलित समाज को जो है एक करने के लिए जो है पीडीए में दलित समाज को जोड़ा, अल्पसंख्यक समाज तो उनके साथ में था। तो अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति की बातें करें हम, तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में केवल दो ही ध्रुव हैं, त्रिकोणीय कोई है नहीं। पहले कभी बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय थी, आज बहुजन समाज पार्टी वही त्रिकोणीय लड़ाई को ही बनाने में जुटी हुई है। लेकिन इससे सबके समझ में ये आ रहा है कि अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो जो सेकुलर राजनीति है, जो भाजपा को नहीं पसंद करने वाली राजनीति होती है, जो सपा की तरफ कंसंट्रेट होती है, वो बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट जा रहा है, जिसकी वजह से मायावती वो त्रिकोणीय लड़ाई को बना नहीं पा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति अगर आप देखें तो जिस तरीके से उनका ताना बाना पीडीए का है, हर मुद्दे पर जिस तरीके से वो अपना आवाज उठाते हैं, तो उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आज टक्कर देने की स्थिति में कोई है तो इंडिया गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है। क्योंकि उन्होंने यमवाई समीकरण से हट के, जिसको मुस्लिम यादव समीकरण बोलते हैं, उससे हट के उन्होंने गैर यादव बैकवर्ड को सम्मान भी दिया, और गैर यादव बैकवर्ड को जो है उन्होंने अपनी पार्टी में सांसद बनाया, विधायक बनाया। तो सब उन्होंने अध्ययन किया कि अगर जो है गैर यादव बैकवर्ड तमाम जगह होते। आप जानती हैं समाजवादी पार्टी ने इस बात का अध्ययन कर लिया है कि जो वर्ग जो है भाजपा को वोट देता है, उस वर्ग का वोट अगर हमें पाना है, उस वर्ग का जो है प्रत्याशी होना चाहिए। यमवाई समीकरण हमारे साथ है, एक ऐसा प्रत्याशी दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट सकता है और हम चुनाव जीत सकते हैं। ये प्रयोग उन्होंने लोकसभा में किया, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आने से बची, रुक गई। तो ये प्रयोग वो विधानसभा में भी करेंगे, और ये प्रयोग 2024 में सफल रहा है। और जहां तक मेरा राजनीतिक विश्लेषण कहता है, ये प्रयोग जो है 2027 में भी सफल रहेगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति तभी कमजोर होगी जब बहुजन समाज पार्टी का जो है क्या कहते हैं कि उभार होगा। अब ये काट हमेशा, आजकल देखिए सब लोग सोशल मीडिया पर हैं, सब लोगों के पास जानकारी है। जैसे ही कुछ और कोई उभरने की कोशिश करता है, उसमें तुरंत जो है ये सब बातें आने लगती हैं कि क्या कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जो है समाजवादी पार्टी के साथ अभी कोई दिक्कत है। आज विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी। तो सर ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है, आपको क्या लगता है ये उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है? देखिए, ये बात सही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा, जैसे उसको लगता है कि कहीं पीडीए मजबूत हो रहा है या समाजवादी पार्टी किसी मुद्दे को वो कर ले रही, तुरंत वो सांप्रदायिकता वाला मुद्दा आता है। अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया हलाला सर्टिफिकेट वाला मीट खाइए। अभी उन्होंने बोल दिया कि जो है अभी तो क्या कहते हैं अयोध्या हुई हमारी, अभी मथुरा की बारी है। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से वो हिंदू मुस्लिम फुट डालने की जो है कोशिश करती रहती है किसी भी चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी को तो यही कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि 2024 में जो सफलता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिला पीडीए के गठन के तहत, उसको कैसे कमजोर किया जाए। देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति करती है। धर्म के नाम पर जो सोचती है कि 80% जनसंख्या हिंदू हमारे साथ होगी, 20% में ये और सब लिए होंगे। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जो है वो भागीदारी की बात करती है, पीडीए बना की बात करती है। आपको पता है कि अभी बिहार में जो है मैनिफेस्टो जारी किया है महागठबंधन ने, उसने कहा कि हम घर घर सरकारी नौकरी देंगे, हर घर से एक परिवार को सरकारी नौकरी होगी। अगर बताइए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी ऐसी घोषणा कर देगी तो आप कितना भी कट्टर भाजपा की सपोर्टर हो, आपको नौकरी नहीं चाहिए, आपके घर में किसी को नौकरी नहीं चाहिए। और अगर चुनाव में वायदा किया है और उसको पता है कि अगली बार जो है जनता मुझे पलट सकती है, तो नौकरी देगा, छोटी दे बड़ी दे आपकी योग्यता के अनुसार से, लेकिन सरकारी नौकरी का वायदा किया तो हर घर में। तो आपको नहीं लगता कि संभव है कि उत्तर प्रदेश में भी जो ये चीजें लागू हो? भारतीय जनता पार्टी को तो सबक लेना चाहिए कि हमें सामाजिक न्याय करना है, हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना है। आज पढ़ा लिखा आदमी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं फंसना चाहता। अच्छा आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के घराने के लोग हैं, क्या वहां बेरोजगार नहीं है?
वहाँ शिक्षित होकर कई कई साल से आपने फॉर्म भरवाए, आपने परीक्षा नहीं करवाए और चीजों को जो, तो आखिर उसका किसको बेनिफिट मिलेगा? तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना होगा कि हमें ग्राउंड पर कुछ करना है, हमें जो है नौकरियों की तरफ जाना है। अब कानून व्यवस्था का वो दुहाई देते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी इसी चीज पर फेल थी कि कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, कुछ लोगों के साथ भेदभाव होता था, अपराधियों को जो है संरक्षण मिलता था, ये सारे आरोप हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को भी सोचना है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो इस बार अगर जनता ने साथ दिया तो वो दोबारा कभी नहीं देगी, क्योंकि सुरक्षा सबको जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो, 1 जून खाना खाने को न हो, लेकिन आपके दिमाग में, आपके दिल में असुरक्षा की भावना न हो, आपको लगे कि यस आई एम फ्री फॉर डूइंग एनीथिंग, है ना, आई एम सिक्योर इन उत्तर प्रदेश। व्हेन यू विल फील दैट यू आर सिक्योर इन उत्तर प्रदेश, देन यू विल बी हैप्पी एंड यू विल डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। ऐसी कंडीशन में ये सिक्योरिटी तो देनी होगी समाजवादी पार्टी को, और इसी पर भाजपा को मिलता है। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि 2027 में तो भाजपा पूरी तरीके से हिंदूवादी राजनीति पर चलने की कोशिश करेगी और समाजवादी पार्टी जो न्याय की बात करेगी। अब 2027 अभी आने में समय है, और जहां तक सवाल है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में भी है, सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी का भी जो है नुकसान होता है और विपक्ष को उसका लाभ मिलता है। हालांकि अभी तो लड़ाई इसी। तो अगला सवाल सर यही है कि मायावती पर ऐसे आरोप लगता है कि वो बीजेपी की सहयोगी टीम है, तो आप इसको कितना सच मानते हैं या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, एक विचारधारा है। अब वो किसी के साथ सरेंडर तो कर नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से, जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ तो कांग्रेस के विरोध के स्वरूप ही हुआ था। वो कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करेगी? बहुजन समाज पार्टी को जो है यहाँ विपक्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को तो 2 मोर्चे पर लड़ना है। एक तो भाजपा के साथ भी लड़ाई लड़नी है और दूसरे समाजवादी पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी है, तीसरे जो है उसको कांग्रेस के साथ भी लड़ाई लड़नी है। तो बहुजन समाज पार्टी से लोग क्या अपेक्षा करते हैं? वो यही अपेक्षा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरेंडर कर दे, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव ही न लड़े। अब उसको भाजपा का बी टीम जो कहते हैं या भाजपा का जो सहयोगी कहते हैं, उनके दिमाग में यही आता है कि वो अंधाधुंध आंख बंद करके कांग्रेस का सपोर्ट कर दे या आंख बंद करके वो सपा का सपोर्ट कर दे। भाजपा का सपोर्ट तो कर नहीं सकती है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो मनवादी विचारधारा के खिलाफ रहता है। वो भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो मनवादी विचारधारा के संरक्षक है। हालांकि ऐसा कभी भाजपा ने घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी तो खुद कहती है कि हमारे साथ सब पीडीए है, उन्होंने तमाम पिछले समाज के नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। लेकिन कभी कभी व्यवहार में देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ज्यादा विरोध करती हुई दिखती है। अभी दलित कोटे की बात आई थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो चाहती तो इसको पलटवा सकती थी संसद में कानून बना के, लेकिन बहन जी जो है सपा और कांग्रेस से मांग कर रही है। सपा कांग्रेस तो विधेयक भी नहीं ला सकती है, उसका विधेयक तो पास भी नहीं हो सकता है ना सदन में। तो ऐसे कंडीशन में आप इनसे मांग करिए, आप भाजपा से मांग करिए, भाजपा के खिलाफ आंदोलन करिए, वो नहीं करती। तो कभी कभी होता क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के ऐसे ट्वीट आते हैं, ऐसे बयान आते हैं कि जिससे जो है एक मीडिया में नैरेटिव फैला दिया जाता है, एक जो समाज में नैरेटिव फैला दिया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष जो वो डरी हुई है, क्योंकि हर नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई जा रही, उनके यहाँ नहीं जा रही है। वो जिस दिन विरोध करना शुरू कर देंगी उस दिन उनके खिलाफ हो जाएगी। आकाश आनंद ने जैसे ही भाजपा नेताओं के खिलाफ बोलना चालू किया तैसे उनको उन्होंने रिमूव कर लिया। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से लोग आरोप लगा देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो वो भाजपा की सहयोगी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अपनी राजनीति है, अपनी राजनीति नहीं करेगी, उसको सत्ता नहीं प्राप्त करना है। वो क्या करे, बैठे बैठे सत्ता जो है वो अपना वोट ट्रांसफर करा दे कांग्रेस को, अपना वोट ट्रांसफर करा दे सपा को, वो क्यों कराएगी? तो इसलिए वो सपा का भी विरोध करती है और बसपा कांग्रेस का भी विरोध करती है और भाजपा का भी विरोध करती है। अब उसको जो नैरेटिव फैलाते हैं कि बीजेपी के सहयोगी है, केवल इसीलिए फैलाते हैं कि ताकि मुस्लिम वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ना जा सके, ये वजह है। लेकिन ऐसा तो मेरे समझ में आता नहीं है कि बसपा जो है वो भाजपा की सहयोगी। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो मायावती की राजनीति है, जो बसपा है, वो उत्तर प्रदेश में फिर से वापसी कर पाएगी?
देखिए, अगर हम अभी सही बताएं सरसरी निगाह से तो अभी तो नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता कि 2007 वाली सिचुएशन आ पाएगी, क्योंकि 2007 में बहुत बड़ी संख्या में जो है अल्पसंख्यक समाज उनके साथ था, पिछड़ा समाज उनके साथ था, ब्राह्मण सामान्य समाज उनके साथ था और नेता लोग थे अपने समाज को जोड़ के रखते थे। लेकिन आज की तारीख में जानते हैं आप, बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज नहीं पूरा है, शेड्यूल कास्ट नहीं पूरा है, इसमें जो है जाटों को छोड़ दीजिए, जाटो समाज को छोड़ दीजिए, वाल्मीकि समाज उनके साथ नहीं है, सोनकर समाज उनके साथ नहीं है, पासी समाज आधे से ज्यादा नहीं है, तो जो दलितों का बहुत बड़ा धोबी समाज उनके साथ नहीं है। तो इसी कंडीशन में और अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से उधर है। पिछड़ा समाज जो है वो क्या कहते हैं कि अपना प्रत्याशी देख के वोट देता है, वो भी आज की तारीख में सबसे पहले या तो भाजपा को या सपा गठबंधन को पसंद कर रहा है। तो वो मुझे तो अभी नहीं लगता वापसी कर पाएंगे। लेकिन जो रैली किया मायावती ने, जिस तरीके से दलित समाज के और लोग जो बसपा के कार्यकर्ता थे अपने साधन संसाधन से गए थे, इससे लगता है कि बसपा जो है खत्म नहीं हुई है, बसपा की ताकत तो एक ही है 8-9%। तो मायावती इसीलिए जो है ए, बी और सी प्लान पर काम कर रही है। लेकिन अभी हकीकत आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, आज की तारीख में ऐसा सिग्नल लग नहीं रहा है। लेकिन बसपा के कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है और उनको उम्मीद है कि 2027 में जो है 2007 को दोहरा देंगे। तो चलिए अखिलेश यादव से बात करें। क्या आप बताइए, अखिलेश यादव की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो वही पहला वाले सवाल की तरह हो गया। देखिए, ऐसा है, मैं ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे अभी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, कई जगह यूरिन की बात आई, कई जगह और सारी बातें आई, तो उसको अखिलेश यादव ने उठाया। अभी आपको बता दें कि समाज में अंडर करंट तो है। अभी आप देखिए, एक जज साहब के ऊपर जूता फेंका गया, उस पर भी अखिलेश यादव मुखर हुए। तो अंडर करंट है। दलित समाज और पिछड़े समाज को ये लगता है कि हम जो है उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी बलरामपुर में एक घटना हो गई, बलरामपुर में घटना हुई जहाँ जो है कुछ सामान्य वर्ग के लोगों ने जो है क्या कहते हैं अटैक किया पिछड़े वर्ग के लोगों पर, वो भी बहुत बड़ा तूल पकड़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव हर मौके को भुना रहे हैं, हर मौके को भुना रहे हैं और इस तरीके से उनका पीडीए मजबूत हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति तो अभी क्लीन है। अभी तो गैर यादव बैकवर्ड को जोड़ने का उनका प्लान है और अल्पसंख्यक समाज तो वही है, तो दलित समाज में लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव की ही राजनीति उत्तर प्रदेश में भाजपा की बात है। और अगर देखें तो क्या जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसका असर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, ये पड़ना ही है, क्योंकि बिहार में जो तेजस्वी प्रण आया है, अगर वो सफल रहा और क्या कहते हैं कि सरकार वहां बन गई महागठबंधन की और उन्होंने ये लागू कर दिया, तो उत्तर प्रदेश की इन पार्टियों पर दबाव रहेगा कि उस तरीके से कोई ऐसा संकल्प पत्र ले आए। साथ में एक बात और बताएं, अगर जो है क्या कहते हैं कांग्रेस वहां सफल हुई बिहार में, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी बहुत मजबूत हो जाएगी। उसका असर यही होगा कि कांग्रेस जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके ज्यादा विधायक भी जीतेंगे और कांग्रेस की वापसी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो आज जो नहीं है। तो बिहार चुनाव का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही। उसके बाद 2029 में जब लोकसभा होगा उसका भी असर पड़ेगा। अब ये सीधा सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है बिहार। हमारा कल्चर, बिहार का कल्चर, ये सब एक ही है, हम लोगों की भाषा और सारी चीजें एक ही है, राजनीतिक स्थिति भी एक ही है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कई दलों के साथ गठबंधन में है और तेजस्वी की पार्टी भी कई दलों के साथ गठबंधन, यूपी में भी यही है। इंडिया गठबंधन में कई दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कई गठबंधन के दल है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जनता को जो फायदा मिलता है वो फायदा यहाँ की कौन सी पार्टी देती है। तो सर, अब बीजेपी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब कौन सा ऐसा चाल चलेगी जिससे राजनीति में बदलाव आए? बीजेपी तो चली रही है, डेली चल रही है। अब बीजेपी को यही है, एक चाल बचा हुआ है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अभी अयोध्या हुई हमारी और आगे मथुरा की बारी। तो इस तरीके से ऐसे कुछ बयान आएंगे और वही कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे तो कितनी सीट जीतेगी। तो बीजेपी का यही होगा कि 80% हिंदू को यूनाइट करो, 20% को बांटो। अब तो उसकी चाल ही होगी, नहीं तो बीजेपी की तो अच्छी चाल चलनी चाहिए। बीजेपी को जैसे तेजस्वी वहां नौकरी देने की बात कर रहे हैं, यहाँ भी दे देना चाहिए, यूपी में दे देना चाहिए, है ना। और लेकिन नहीं, बीजेपी अपनी नीतियों पर ही चलेगी और मुझे तो उम्मीद है कि बीजेपी वही रहेगी कि जो है सांप्रदायिकता की राजनीति और लोगों में ध्रुवीकरण करने की राजनीति, और ये सब शुरू भी हो चुका है।
यही होगा। अंत में यही बताइए कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की आप संभावना देखते हैं? ये सवाल तो बहुत दिन से गूंज रहा है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को संघ चाहता है, अमित शाह और मोदी नहीं चाहते हैं, और यहाँ उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के बीच में टसन है, ऐसा हो सकता है। इसके कई उदाहरण भी देखे गए। अभी देखिए अयोध्या जी में दीपोत्सव कार्यक्रम था, 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इन दोनों को निमंत्रण भी था, लेकिन जब दूसरे दिन अखबार में आया वो विज्ञापन, तो उसमें इन दोनों की फोटो नहीं थी, इन दोनों का नाम नहीं था। ये लोग गए ही नहीं अयोध्या नहीं गए, राज्यपाल भी नहीं गए अयोध्या। और अभी हम बताते हैं, अभी छठ पूजा बीता है, थोड़ा दिन हुआ है, लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री थे, वो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उसमें उप मुख्यमंत्री कोई जिक्र ही नहीं किया। ऐसे गाजियाबाद में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे और राष्ट्रपति भी मौजूद थी और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने उस फोटो को शेयर किया, सबका नाम लिखा, लेकिन उप मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिखा। यहाँ देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ, इन सब में कम्युनिकेशन गैप है। आखिर एक ही सरकार में आपके 2 डिप्टी सीएम हैं, तो ये तो बहुत हल्के में चलता रहता है। यहाँ तक कि मंत्रालय में बात नहीं सुनी जाती है। हम आपको बताएं, मैंने तो कहीं देख रहा था एक रिपोर्ट की, जो है एक मुख्य सचिव थे, केशव प्रसाद के विभाग से कुछ पैसा गया था, उसका जो है उनके लिए क्या कहते हैं कि पैसा वापसी का जो है आदेश जारी हुआ केशव प्रसाद की सहमति से, क्योंकि पैसा कहीं दूसरी जगह लग गया था और मुख्यमंत्री ने उसको रुकवा दिया, रद्द करवा दिया। इसी तरीके से सीएमओ का विवाद था, सीएमओ और डीएम में जो विवाद हो गया, सीएमओ को मुख्यमंत्री ने हटा दिया, वो कोर्ट चले गए। मतलब मंत्रालय ने कुछ नहीं लेना देना। ऊर्जा मंत्री तो खुलेआम कहते हैं अपने अधिकारियों को कि जहां से आपको ऊर्जा मिल रही है हम जान रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हो। तो आज की तारीख में मंत्री ये परेशान है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, विधायक ये परेशान है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अभी जब 2024 में भाजपा हारी है उत्तर प्रदेश में, तो जो रिपोर्ट आया उसमें यही तो हुआ था, सरकार की वजह से हारी है। संगठन तो ठीक था, सरकार की वजह से। सरकार कौन लीड कर रहा था? योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ के प्रति जो है, अच्छा, उन पर एक थोड़ा सा जातीयता का जो है वो लगता है, आरोप लगता है कि एक ठाकुर समाज या जो क्षत्रिय समाज को ज्यादा जो प्रश्रय देते हैं। इस तरीके के तमाम ऐसे कथन देखने को मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चेहरा बदला भी जा सकता है, भाजपा बदल भी सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बदलना इतना आसान भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक पोस्टर बॉय हैं, वो तो एक जो है मुखड़ा हो गए हैं। वो हर जगह उनकी डिमांड है, हर जगह जो उनकी मांग हो रही है। लेकिन फिर भी जो आजकल राजनीतिक सीन बन रहा है, उससे तो मुझे भी डाउट होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है मंत्रालयों में किसी की सुनी नहीं जा रही है। हो सकता है कि जो है बिहार चुनाव के बाद बदल दिया जाए। और अभी परीक्षा तो केशव प्रसाद मौर्य की भी है, बिहार चुनाव में वो सह प्रभारी है। सह प्रभारी के रूप में अगर वो बिहार चुनाव जितवा लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनका कद बढ़ जाएगा। अब कद बढ़ जाएगा, हो सकता है कि भाजपा के अध्यक्ष भी बन जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए, या उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ से और मोदी और क्या कहते हैं कि शाह में टसन की तो बातें अक्सर आती रहती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप किसी चीज को श्योर नहीं हो सकते हैं। हो भी सकता है, लेकिन इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। दोनों बातें हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत किया। बहुत बहुत तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ के संपादक मनोज तिवारी भी थे, उनसे हमने राजनीति पे बातचीत की। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हाँ, जो बसपा ने मुस्लिम सम्मेलन किया था उसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, समाजवादी पार्टी की क्या राजनीति है उससे उन्होंने बताया है, अपना विश्लेषण किया है। तो अब देखने वाली बात होगी 2027 में किस तरह का माहौल बनता है, क्या बसपा फिर से वापसी कर पाएगी और समाजवादी पार्टी का क्या असर रहेगा या फिर बीजेपी का क्या असर रहेगा। तो चलिए, ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग को फॉलो कर लीजिए। मैं तो दूसरी मिलेंगे।